हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको फर्स्ट फट चेन्नई एक्सप्रेस के जैसे रिवीजन करेंगे ना, उसके बाद विल स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग ने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था कि कंसिडरेशन क्या होता है। जब प्रोमिसर को अपने प्रॉमिस के बदले कुछ मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन, which means something in return, and consideration is defined in section 2 clause D। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन मींस क्विड प्रो क्यो विच इज द लैटिन फेस, एंड द जनरल रूल इज इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट, and a contract without consideration is nudum pactum, which means null and void। And then we saw some legal rules regarding consideration, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि consideration must move at the desire of promisor, consideration may move from promisee or any other person, which means they can be stranger to consideration but they cannot be stranger to contract। ठीक है, तो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मे फ्लो मे मूव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर ऑल्सो, बट अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन कैन नॉट मूव फ्रॉम स्ट्रेंजर। उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन कैन बी एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस। उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन कैन बी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसके पहले ही मेरे को कंसिडरेशन मिल चुका है। प्रेजेंट मीन्स जब मैं प्रॉमिस दे रही हूँ उसके साथ साथ मुझे तुरंत कंसिडरेशन मिल जा रहा है। फ्यूचर मतलब मैंने प्रॉमिस के बदले जो मेरे को कंसिडरेशन अभी मिला नहीं है फ्यूचर में मिलेगा। सो प्रेजेंट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटेड and future is also known as executory, but under English law past consideration is not valid। उसके बाद हमने देखा था कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर कंसिडरेशन एक्चुअल वैल्यू से कम भी होगा तो भी चलेगा। शाहरुख खान अगर अपना 200 करोड़ का बंगला 50 करोड़ में बेचेगा तो भी चलेगा। जब प्रॉमिस है प्रॉमिस ही राजी तो क्या करेगा काजी। उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल चीज नहीं होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे 2 करोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वोल्डेमॉर्ट से मिलाऊंगा। भैया वोल्डेमॉर्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम मुझे 2 करोड़ दोगे तो मैं तुम्हें थेनोस से मिलाऊंगा। भैया थेनोस तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट इज एन इल्यूजनरी। ऐसा कुछ फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, वो गांजा वाला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच अ प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला केस, जिसमें हमने देखा था कि अगर प्रॉमिस ही ऑलरेडी बाउंड है कुछ काम करने के लिए तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मान सकते। जैसे डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, डॉक्टर ऑलरेडी ऑपरेशन करने के लिए बाउंड है तो वो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है उसको कंसिडरेशन नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मतलब जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वही लोग एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कोर्ट में। कोई थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता। दिस इज मेंट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हमने एक केस से समझा था कि डनलॉप ने कुछ टायर्स बेचे से ड्यू को और ड्यू ने कुछ टायर बेचे से सेल्फ्रिज को, और ड्यू ने कुछ कंडीशन रखी थी कि तुम ये टायर एक फिक्स प्राइस था उससे कम में नहीं बेचोगे, अदरवाइज तुमको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा डनलॉप को। और फिर सेल्फ्रिज ने वो लिस्ट प्राइस के नीचे टायर्स बेच दिए तो डनलॉप ने केस कर दिया सेल्फ्रिज के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने बोला कि डनलॉप आप तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ड्यू और सेल्फ्रिज के बीच में, तो आप तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं, तो आप एक्शन ले नहीं सकते, आप कोर्ट में केस कर ही नहीं सकते। So a stranger to contract who is not a party to contract cannot sue। sue means कोर्ट में केस नहीं कर सकता, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ा था कि नॉर्मली जनरल रूल इज कि अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। एंड हम जनरल रूल इज कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन मौजूद नहीं होता है वो वॉइड अग्रीमेंट होता है। वॉइड अग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग से वॉइड होता है वो, और ऐसे अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं उनका एक और नाम है, उनका एक और नामकरण किया गया है, एंड दैट इज वॉइड अब इनिशियो। मतलब ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज वॉइड। और इसका एक लैटिन टर्म है विच इज एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर। एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर मीन्स एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एंड
मैम हम सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं कि 4 केसेस ऐसे हैं जहां पर, सॉरी 5 केसेस ऐसे हैं जहां पर भले ही कंसिडरेशन नहीं होगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पहला केस है अगर हम प्यार मोहब्बत में आके कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं और हमने उसको रिटर्न रजिस्टर करा लिया और हम दोनों के बीच में कोई ना कोई नियर रिलेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, भले ही यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन हमने जो एग्रीमेंट किया वो हमने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया, प्यार मोहब्बत में किया, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, या तो पति पत्नी का, भाई बहन का, बाप बेटे का, दोस्त का, कोई ना कोई हमारा नियर रिलेशन है। दूसरा, वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हमने उसको लिखित में ले लिया और जाके रजिस्टर करा लिया। तो अगर इस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो भी ये अग्रीमेंट वैलिड होगा, लेकिन प्यार मोहब्बत होना जरूरी है। जिसमें इसका हमने एक केस लॉ देखा था, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था ये दोनों मियाँ बीवी के बीच में सेपरेशन का अग्रीमेंट हुआ था कि भूतनाथ राजलक्ष्मी को कुछ कॉम्पेंसेशन देगा, लेकिन इन लोग के बीच में बहुत झगड़े होते थे, तो कोर्ट ने बोला आप लोग के बीच में प्यार मोहब्बत नहीं था, इसीलिए आप लोग एक्सेप्शन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस का कंपेंसेट करने के लिए आप अग्रीमेंट देते हो, तो यहाँ आप के बदले, आपके प्रॉमिस के बदले अगर आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं भी मिल रहा है, अगर आपके प्रॉमिस के बदले आपको कोई कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा है, तो भी दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर मेरा पर्स गुम गया और वो किसी ने ढूंढ के लाके मुझे दे दिया और मैं खुश हो गई, मैंने खुश होकर प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको 500 रुपए इनाम दूंगी, तो अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले मेरे 500 रुपए के बदले मेरे को अब कुछ नहीं मिल रहा है। दैट वॉज अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस जो उसने खुद से लाके मुझे पर्स ढूंढ के दिया। नेक्स्ट पॉइंट वॉज अग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट मतलब ऐसा डेट जो रिकवर करने का हक आप खो देते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम खत्म हो गया। इंडियन लिमिटेशन एक्ट आपको एक टाइम बताता है कि आप अपना डेट इतने टाइम के अंदर ही रिकवर कर सकते हैं, दैट नॉर्मल टाइम लिमिट इज 3 इयर्स। अगर आप 3 साल तक अपना कोई उधारी वापस नहीं लेते हैं तो 3 साल के बाद आप उस उधारी को रिकवर करने का राइट खो देते हैं। अमिताभ वाला एग्जाम्पल दिया था कल की क्लास में मैंने, अमित जी वाला, आई होप आप लोग को याद होगा, और जिन लोग ने नहीं किया है वो नहीं अटेंड किया था वो बैकअप ले लिए होंगे यूट्यूब से। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया था ऐसा डेट जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम दिया है वो टाइम खत्म होने की वजह से अब वो इरिकवरेबल हो जाता है, आप उसको रिकवर करने का राइट खो देते हैं। लेकिन वो बंदा, मेरे को अमित जी से 3 करोड़ लेना था, लेकिन तीन साल खत्म हो गए थे, तो अब मेरे तो हक खत्म हो गया, मेरे वो पैसे डूब गए, लेकिन अमित जी मेरे एक दिन गेट पे आके मेरे को रिटर्न में प्रॉमिस लिख के दे दिए कि मैं तुम्हारा 3 करोड़ वापिस कर दूंगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये अग्रीमेंट वैलिड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखित में प्रॉमिस करके दिया है कि मैं तुम्हारा डेट दे दूंगा। अब भले ही उसके बदले उनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ भले ही कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन देयर आर सम कंडीशन कि वो लिखित में होना चाहिए, और जो डेटर है यानी जिसको पैसा देना है अमित जी, उनका साइन होना चाहिए या तो उनके एजेंट का साइन होना चाहिए उसमें। उसके बाद था कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड मतलब ऐसा गिफ्ट जो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, मान के चलो कि विपिन अपनी पूरी जायदाद शिखा के नाम कर देता है, ठीक है, तो शिखा बोलेगी इसको गिफ्ट में दे रहा है विपिन, तो शिखा बोलेगी इसको लिखित में दो और रजिस्टर करवाओ, तभी वो गिफ्ट वैलिड होगा और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, भले ही विपिन को गिफ्ट देने के बदले शिखा से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो भी। सो अगर गिफ्ट इज कंप्लीटेड, आप कोई गिफ्ट दे रहे हो और वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है, तो भले ही उस गिफ्ट के बदले आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप उसको देने के लिए लायबल होगे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बेलमेंट एंड गारंटी। एजेंसी, बेलमेंट, गारंटी के केस में कोई कंसिडरेशन नहीं लगता है, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में बाद में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शन जहां पर भले ही कंसिडरेशन नहीं होता है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये तो मस्ट है भैया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना ही चाहिए, किसमें? ऑफर में भी और एक्सेप्टेंस में भी, दोनों में ही होना चाहिए। और आपको पता है कि कोर्ट जनरली ये बोलती है कि सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में जनरली नहीं होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, विच इज ICLR, और जो कमर्शियल और बिजनेस अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें जनरली ICLR होता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अगर आपने प्रूव कर दिया कोर्ट में, भले ही सोशल अग्रीमेंट और डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो, लेकिन अगर आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया, सबूत दिखा दिए, सर ये रिटर्न है, ये रजिस्टर्ड है, सबूत दिखा दिए, प्रूव कर दिया, तो उस केस में वहां इंटेंशन माना जाएगा। बट जनरल रूल इज की सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में नहीं होता है, कमर्शियल बिजनेस अग्रीमेंट्स में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 11 में, और वो बोलता है कि जो दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वो दोनों कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब उनके पास उतनी बुद्धि होनी चाहिए समझने के लिए, दे शुड हैव मैच्योर माइंड। और ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, जिनका मैच्योर माइंड नहीं होता है? फर्स्ट इज माइनर। माइनर कौन होता है? बहुत ईजी है, जो 18 साल से बिलो है। एग्जैक्ट 18 साल मेजर बन जाएगा ना, जो 18 साल से छोटा है वही माइनर होगा। ये कहाँ दिया हुआ है? सिर्फ ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड, यानी पागल, जिसको हम लोग इडियट भी बोलते हैं, लुनैटिक भी बोलते हैं, और ड्रंकार्ड मतलब बेवड़ा, जो पी के टुन रहता है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। तो ऐसे अनसाउंड माइंड वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, लुनैटिक और ड्रंकार्ड लोग जब साउंड माइंड में रहते हैं, मतलब जब वो लोग स्टेबल कंडीशन में हैं, जब वो लोग सोबर हैं, उस समय वो लोग के पास सोचने समझने की बुद्धि होती है, तो उस समय वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस समय वो लोग साउंड माइंड के होते हैं उसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, मतलब वो लोग अपने ल्यूसिड इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है माइनर या अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए, तो उसको कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है। लास्ट थिंग इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो कि थे एलियन एनिमी, यानी कि आपका किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो गया, तो उस कंट्री के लोग आपके लिए बन गए एलियन एनिमी। अगर इंडिया और चाइना का वॉर हो गया, तो अब आप चाइनीज पीपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर एलियन एनिमी, एंड अब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंस्टॉलमेंट माने दिवालिया निकल गया, एक फुटी कौड़ी नहीं है उसके जेब में, हिज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स। नेक्स्ट इज कन्विक्ट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, ऐसा बंदा जिसको जेल हो गई है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता। So all these people are incompetent to contract. Minor unsound mind person disqualified by law, they cannot enter into contract. और अगर इन लोगों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो that contract will be madam void ab initio. What do you mean by void ab initio? Void ab initio मतलब स्टार्टिंग से void, स्टार्टिंग से वर्ड मतलब कभी जिंदगी में वो वैलिड हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैडम जो पर्सन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर इन लोग किसी अग्रीमेंट में एंटर कर भी गए तो दैट इज वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि कभी भी वो वैलिड रहा ही नहीं, वो स्टार्टिंग से वॉइड होगा। सो आप लोग को एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय माइनर इज, 4 ऑप्शन दे देगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अब इनिशियो, none of the above। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मैडम void ab initio। there is difference between void ab initio and void contract। और वो क्या होता है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी अग्रीमेंट मेड बाय पार्टी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एनी अग्रीमेंट मेड बाय माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इज void ab initio। void ab initio मतलब स्टार्टिंग से void, void यानी नल, ठीक है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहती हूं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसको मिटा देते हैं एक बार। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि whether a company, एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश भैया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी है। whether a company can enter into a contract, क्या एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? यस मैम। Yes, ma'am. यस, एवरीबडी सेइंग यस। जी हाँ, कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी Yes, इज ma'am. ऑल्सो कंसिडर्ड एज पर्सन इन Artificial द आईज ऑफ लॉ। यस, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम और आप जैसे लोग नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन यानी जीते जागते इंसान। हम सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं। कंपनी क्या सांस ले सकती है? नहीं। खाना खा सकती है? नहीं। कंपनी बोल सकती है क्या? नहीं। कंपनी इज ऑल्सो पर्सन, बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, एंड अ कंपनी इज ऑल्सो capable of contracting। तो a company can enter into valid contract, but मैडम कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी लॉ वाले चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखो, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो उसके पावर्स डिसाइड करता है,
वो बताता है कि ये कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक एजुकेशन की कंपनी है, हमारी कंपनी है बीएमएल, और हमारी कंपनी का जो मेमोरेंडम है उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि बीएमएल कैन एंटर इनटू एजुकेशन का कॉन्ट्रैक्ट्स, एजुकेशन प्रोवाइड करने की सर्विसेज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा मेमोरेंडम हमको जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की पावर देता है ना, हमारी कंपनी सिर्फ उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। जो पावर उसको दिया गया है उस पावर के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने की पावर उसके मेमोरेंडम ने उसको नहीं दी है तो वो कोई काम वैसा नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात है, जनरल क्वेश्चन इज वेदर अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन or an artificial person can enter into contract. The answer is yes, provided it should be authorized, it should be permitted by its memorandum of association. उसके MOA में परमिशन होनी चाहिए तभी वो कर सकती है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री कॉन्सेंट का। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्री कॉन्सेंट। अब मैम मैंने आपको बताया था कि हमारे सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारे ही चीज मौजूद होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, जिसमें से एक पॉइंट था फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट यानी हमारी खुद की मर्जी होनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से हाँ बोले हैं, किसी के जोर जबरदस्ती में आके हाँ नहीं बोले हैं। अब इसका सेक्शन कौन सा है मैम? देखो, एक सेक्शन है 13 जो कॉन्सेंट बताता है, कॉन्सेंट को डिफाइन करता है, और एक सेक्शन है 14 जो फ्री कॉन्सेंट को डिफाइन करता है। तो एक एक करके समझते हैं। कॉन्सेंट मतलब आपको ऑलरेडी पता है, कॉन्सेंट मीन्स कंसेंसस एड आइटम, जिसको हमने डे 1 में भी समझा था। कॉन्सेंसस एड आइटम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स, हम दोनों सेम चीज को लेकर के अग्री करने चाहिए। और इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। बाहुबली देखिए आप सबने, बाहुबली देखी है आप सबने। शिवगामी देवी ने देवसेना के लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था, और उसने यही नहीं बताया कि कौन से बेटे के लिए भेजा था। उसने बल्लाल देव के लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन देवसेना को क्या लगा? देवसेना को लगा कि शिवगामी देवी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा है, तो उसने बाहुबली के लिए रिश्ता भेजा है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे तो दोनों हैं। तो यहाँ क्या हुआ? दोनों ने हाँ बोल दी। देवसेना ने बोल दिया हाँ मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको लगा कि मेरी बाहुबली से शादी की बात चल रही है। और शिवगामी ने भी हाँ बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से कराऊंगी। और जब दोनों मिले तब दोनों को पता चला, अरे शिवगामी तो बल्लाल देव के साथ शादी की बात कर रही थी और देवसेना तो बाहुबली के साथ शादी की बात कर रही थी। तो यहाँ देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्यों? दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दोनों ने सेम चीज को लेकर के अग्री नहीं किया। So if there is no meeting of minds, which means there is no consent, मतलब उस समय वो जो देवसेना ने अगर हाँ बोला तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। एंड अगर किसी अग्रीमेंट में कॉन्सेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एरर इन कंसेंसस। एरर इन कंसेंसस। और ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कॉन्सेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से वॉइड, कभी जिंदगी में वो वैलिड हुआ ही नहीं, स्टार्टिंग से वॉइड है वो। नेक्स्ट पॉइंट मैडम, अब हम बात करते हैं फ्री कॉन्सेंट की। कॉन्सेंट तो समझ में आ गया मैडम, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट डिफाइंड है सेक्शन 14 में। और फ्री कॉन्सेंट मतलब ऐसा कॉन्सेंट जिसमें ये 5 चीजें नहीं है। ऐसा कॉन्सेंट जिसमें ये 5 चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है मैडम? कोर्शन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिस्टेक नहीं है। अब ये क्या होता है मैम, एक एक करके समझते हैं। बट एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एरर इन कॉजा, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है मैम? वॉइडेबल का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको बेचारी पार्टी जो है वो चाहे तो वैलिड भी रख सकती है, चाहे तो वॉइड भी कर सकती है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ धीरे धीरे समझेंगे। वॉइडेबल का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग और डिटेल में बाद में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम एक एक करके समझते हैं कि ये 5 मैटर कौन कौन से हैं। कौन कौन से? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कोर्शन। कोर्शन डिफाइंड है सेक्शन नंबर 15 में। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्शन मैडम? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मोदी ने दीदी के बंदूक पे बोल रही हूँ, कनपट्टे पे AK-47 रख करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया।
जोर जबरदस्ती धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। अगर मोदी नहीं धमकाता तो क्या तो क्या दीदी शादी के लिए हाँ बोलती? द आंसर इज नो। क्या दीदी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती? द आंसर इज नो। मतलब अगर आप जोर जबरदस्ती से धमका के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो तो इसका मतलब है आपने उसके ऊपर क्वेश्चन किया। मोदी जी ने दीदी के ऊपर क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है? मतलब क्वेश्चन में अगर आप ये 4 चीजें करते हो तो दैट मीन्स क्वेश्चन। एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? कमिटिंग एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी मीन इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड एक ऐसा कोड है जहां पर आपको क्राइम करने के लिए पनिशमेंट लिखी हुई है कि अगर आपने मर्डर किया तो ये जुर्म, ये पेनल्टी लग जाएगी, ये पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने चोरी की तो ये पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने किडनैपिंग की तो ये पनिशमेंट मिलेगी। इंडियन पीनल कोड इज अ एक्ट विच प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर क्राइम। तो अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया, कोई क्राइम कमिट किया, किसी को गोली मार करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, तो आपने उसके ऊपर कोर्शन किया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। नेक्स्ट इज आपने कमिट नहीं किया अभी तक, आप सिर्फ थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो। थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब आपने गोली नहीं मारी लेकिन कनपट्टे पे बंदूक रख करके डरा रहे हो, कर एंटर नहीं तो मार दूंगा, कर एंटर नहीं तो मार दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपने कमिट नहीं किया लेकिन आप थ्रेट कर रहे हो। थ्रेट मतलब डराना। आप डरा रहे हो कि मैं उड़ा दूंगा तुमको गोली मार के, तो दैट इज ऑल्सो कोर्शन। क्यों? आप या तो कमिट कर रहे हो कोई क्राइम या तो थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो। आपने कमिट अभी तक किया नहीं, आप सिर्फ डरा रहे हो कि कर दूंगा क्राइम, उड़ा दूंगा, किडनैप कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ठीक है, सो अगर आपने ऐसा काम किया तो दैट इज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थिंग इज अगर आपने अनलॉफुली डिटेन किया या थ्रेटनिंग टू डिटेन किया एनी प्रॉपर्टी और पर्सन। डिटेन यानी किसी और के सामान को अपने पास जबरदस्ती रख लेना, किसी और के सामान को या किसी और पर्सन को। आपने आपने क्या किया? आपने सैफ अली खान के बेटे तैमूर खान को किडनैप कर लिया, तैमूर खान को डिटेन कर लिया अपने पोजीशन में और फोन किया सैफ अली खान को, 2 पेटी भिजवा देना नहीं तो तेरे बेटे को उड़ा देंगे, नहीं तो तेरे बेटे को वापस नहीं करेंगे तैमूर खान को। तो यहां पर क्या कर रहे हो? आपने डिटेन कर लिया किसी और की प्रॉपर्टी या किसी और का पर्सन, किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया। डिटेन कर लिया यानी अनलॉफुली अपने पोजीशन में ले आओ। वो आपका है नहीं लेकिन आपने अपने पास ले आए उसको अनलॉफुली। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन मानेंगे। और नेक्स्ट थ्रेटनिंग टू डिटेन। आपने अभी तक किडनैप किया नहीं है, आप डरा रहे हो कि मैं तेरे तैमूर को किडनैप कर लूंगा, बदले में ये काम कर दे, बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट कर मेरे से। तो आप यहां डरा के उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो, तो आप यहां क्या हो जाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन। अगर आप ये चारों में से कोई भी एक काम करते हो तो दैट इज क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी का डिटेन करने का एग्जांपल, जैसे मान के चलो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की आपस में बातचीत हो रही थी और राहुल गांधी ने देखा कि प्रियंका गांधी के हाथ में बहुत अच्छी सोने नहीं डायमंड की मस्त एकदम हीरो की बहुत अच्छी रिंग थी। और राहुल गांधी ने क्या किया? उसकी रिंग चुरा ली, बहन की, अपनी बहन की रिंग निकाल ली उसके हाथ से और बोला कि 1 करोड़ दे नहीं तो तेरी रिंग वापिस नहीं करूंगा, 1 करोड़ दे नहीं तो तेरी रिंग वापिस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी, वो रिंग बहुत ही उसके दिल के करीब थी, उसके पति ने दी थी वो रिंग उसको, तो उसने क्या किया? 1 करोड़ दे दिया और रिंग वापस ले ली। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में वैलिड होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने उसका सामान अपने पोजीशन में रख के, उसका सामान डिटेन करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, उसका सामान अनलॉफुली ले करके उसको बोला पैसे देने के लिए। तो यहां कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, राहुल गांधी को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ओके, एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। आशीष आशीष बोल रहा है क्योंकि वो सोना खुद बना लेता है आलू से अच्छा ओके,
तो आप ये समझ गए हैं, अगर ये 4 काम किया मतलब आप डरा धमका रहे हो। पहला क्या कर रहे हो, पहला आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हो, दूसरा क्राइम करने की धमकी दे रहे हो, तीसरा किसी का कोई सामान या किसी इंसान को अपने पोजीशन में ले आ रहे हो, चौथा किसी का कोई सामान या पर्सन लेके नहीं आए हो, सिर्फ धमकी दे रहे हो कि हम किडनैप करके ले आएंगे। अगर ये चारों में से आपने कोई भी काम किया तो दैट इज कोर्शन। ओके, अब और 1 मिनट मैडम, एक चीज जरूरी है, ये चारों काम करके आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। अगर आपने ये चारों काम करके अगर किसी को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, अगर सामने वाले ने अपना कंसेंट दे भी दिया, तो भी ये माना जाएगा कि उसने अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दिया, उसका कंसेंट फ्री नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। मतलब एक प्रकार से क्राइम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जो इंडियन पीनल कोड में फोरबिड है, फोरबिड यानी मना है, मतलब बेसिकली क्राइम्स। नेक्स्ट इज अगर आप अनलॉफुल डिटेन कर रहे हो या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी और पर्सन, टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, ताकि सामने वाला अग्रीमेंट में एंटर करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। यहां कोर्शन किया आपने। तो मोदी जी ने अगर बंदूक रख के दीदी से शादी के लिए हाँ बुलवा लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, और दीदी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो इस शादी को वैलिड रखना चाहती हैं कि वॉइड करना चाहती हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मैं अभी मतलब बता देती हूँ। वॉइडेबल मतलब एबल टू बी वॉइड, अभी वॉइड नहीं हुआ है। जोर जबरदस्ती किसके साथ हुई, दीदी के साथ हुई। मोदी ने बोला क्या तुम मेरे से शादी करोगी, दीदी ने बोला नहीं। मोदी ने निकाली AK-47 और अब बोला अब बताओ करोगी, दीदी ने बोला हाँ, और शादी हो गई। मंदिर में ले जाके 7 फेरे ले लिए। अब दीदी कौन है, दीदी है बेचारी पार्टी। बेचारी क्यों, गलत हुआ ना उसके साथ, तो बेचारी पार्टी को हम पूछते हैं तुम क्या चाहती हो, इस शादी को मानना चाहती हो कि इस शादी को नहीं मानना चाहती हो। अगर दीदी ने बोलेगा ठीक है अब शादी हो ही गई है तो मान लेते हैं, तो अगर दीदी ने हाँ बोला तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वो दोनों की शादी वैलिड हो जाएगी। और अगर दीदी ने बोला नहीं, जबरदस्ती किया इसने मेरे साथ, ये वैलिड नहीं है, दीदी ने वॉइड कर दिया, तो वो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल मतलब जो बेचारी पार्टी होती है ना, उसके पास ऑप्शन आ जाता है, तुम चाहो तो वैलिड रखो, तुम चाहो तो वॉइड कर दो, तुम्हारी मर्जी। किसकी मर्जी, बेचारी पार्टी। बेचारी यानी जिसके साथ गलत हुआ, जिसके साथ कोर्शन हुआ। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात है, कोर्शन कैन बी डन इवन बाय स्ट्रेंजर और ट्रू टू स्ट्रेंजर। इसका क्या मतलब है, आपने कोर्शन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ किया। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख भाई वाला एग्जाम्पल। शाहरुख भाई ने सल्लू भाई को बंगला बेचने का ऑफर दिया 200 करोड़ में, क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे। सल्लू भाई ने मना कर दिया, और शाहरुख भाई ने क्या किया, सल्लू भाई के भतीजे को पकड़ लाए, या सल्लू भाई की बहन को पकड़ लाए, अर्पिता। ठीक है, और सल्लू भाई की अर्पिता के ऊपर गन रख के बोला आप बताओ करोगे क्या। तो यहाँ क्वेश्चन सल्लू भाई के ऊपर नहीं हुआ, सल्लू भाई की बहन के ऊपर हुआ। और सल्लू भाई की बहन थर्ड पार्टी है, क्यों, क्योंकि वो प्रोमिसर प्रोमिसी नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। तो अगर मैं किसी और के ऊपर क्वेश्चन करती हूँ और किसी और के ऊपर क्वेश्चन करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन माना जाएगा, और उस केस में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मैंने सल्लू के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, सल्लू के रिलेटिव के ऊपर क्वेश्चन किया, मतलब क्वेश्चन किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी हो सकता है। सेकेंडली, मोदी जी ने खुद कनपट्टे पे गन नहीं रखी, मोदी जी ने अपने बॉडीगार्ड्स को बोला, खुद क्वेश्चन नहीं किया, अपने बॉडीगार्ड से क्वेश्चन करवाया। बॉडीगार्ड तो थर्ड पार्टी है, वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। तो मोदी जी ने अगर अपने किसको, अपने बॉडीगार्ड को बोल करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, तो दैट इज ऑल्सो कोर्शन। क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कोर्शन कर सकता है, स्ट्रेंजर भी कोर्शन कर सकता है। इसका मतलब एक स्ट्रेंजर कोर्शन कर भी सकता है, और एक स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी कोर्शन हो सकता है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सो यहाँ जनरल बात है, कोर्शन कैन बी डन इवन बाय स्ट्रेंजर और टू स्ट्रेंजर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपने कोई ऐसी जगह कोर्शन किया जहां इंडियन पीनल कोड
लागू में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन पीनल कोड इंडिया का लॉ है भैया, सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में लागू होगा। क्यों? यूएस के लिए उनका अलग लॉ होगा, चाइना के लिए उनका अलग लॉ होगा, यूके के लिए उनका अलग लॉ होगा, हर कंट्री का अलग अलग लॉ होता है ना। इंडियन पीनल कोड तो सिर्फ इंडिया में लागू होता है ना। अब मान के चलो मोदी जी दीदी को बोले चलो मेरे साथ घूमने चलोगी, उनको ले गए बाली, बाली ले गए घूमने, चलो मालदीव ले गए, ठीक है, मालदीव ले गए घूमने, और मालदीव्स में क्वेश्चन करके, मालदीव्स में कनपट्टे पे गन रख के फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। तो आप बोलोगे सर मालदीव्स में हुआ तो क्या ये क्वेश्चन है? क्यों? क्योंकि मालदीव्स में तो इंडियन पीनल कोड तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना। तो द आंसर इज यस, ये क्वेश्चन है। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं दूसरी जगह जाके क्वेश्चन करते हो जहां इंडियन पीनल कोड लागू नहीं है, जहां इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, देन ऑल्सो उसको क्वेश्चन माना जाएगा। तो यहां पर देखो एक छोटी सी बात लिखी हुई है, इफ एनी act which is forbidden by Indian penal code, मतलब basically crime, is done at a place where IPC is not in force, यानी इंडिया के बाहर, then also it will amount to coercion, उसके बाद भी उसको coercion बोला जाएगा। एंड लास्ट थिंग, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर क्वेश्चन होता है मतलब फ्री कॉन्सेंट नहीं है, और फ्री कॉन्सेंट नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, और बेचारी पार्टी को इंग्लिश में बोला जाता है अग्रीव्ड पार्टी। मैं बोलती हूं अग्रीव्ड पार्टी को बेचारी पार्टी। क्यों बेचारी? गलत हुआ ना उसके साथ, तो बेचारी। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड यानी ये देखो बेचारा रोता हुआ फेस है, बेचारी पार्टी। अब बेचारी पार्टी को डिपेंड करता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकती है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। हमेशा बोल रही है क्यूट रो रही है इसमें क्यूट क्या है हमेशा? ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी है तो थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन। सेकेंड थिंग इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन मतलब जोर जबरदस्ती किया, धमकाया। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बहलाया फुसलाया। बहलाया फुसलाया मतलब कई बार आपके मम्मी पापा नहीं आपको बहलाते फुसलाते हैं कि बेटा हम तो सोचे थे तू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तू हमारे लिए सीएस करेगा और तुझे डांसिंग में जाना है। फिर मम्मी पापा इमोशनल अत्याचार करते हैं कि बेटा सीएस कर लो, और आप मम्मी पापा के इमोशनल अत्याचार में आके सीएस में घुस जाते हैं। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनल अत्याचार। आपके ऊपर किसी ने इमोशनल अत्याचार किया, मेंटल प्रेशर लगाया, इमोशनली बहलाया फुसलाया, इमोशनल अत्याचार किया, फिजिकली कुछ नहीं किया। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मतलब फिजिकली जोर जबरदस्ती किया, बंदूक दिखाया, किडनैप किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनली बहलाया फुसलाया, इमोशनल अत्याचार किया। और एक बात बताओ, इमोशनल अत्याचार कब हो सकता है? जब दोनों पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन। पेरेंट सुपीरियर पोजीशन में होते हैं और वो लोग के पास इतना पावर होता है कि वो लोग अपने बच्चे को बहला फुसला ले। तो जब दो पार्टी के बीच में क्लोज रिलेशन होता है एंड बेसिकली डोमिनेंट किसी एक पार्टी के पास डोमिनेंट पोजीशन होता है, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है, तो वहां बहलाने फुसलाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और वो बंदा जो डोमिनेंट पोजीशन में है वो अपने पावर का मिसयूज करके सामने वाले को बहला फुसला करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है, तो उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके बहला फुसला के जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। वहां ये माना जाता है कि फ्री कॉन्सेंट नहीं है। और जो बेचारी पार्टी है जिसको बहला फुसला के जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया, उसके ऑप्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये कहां डिफाइंड है मैडम? सेक्शन 16 में। व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? व्हेन द रिलेशन मतलब दोनों पार्टी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। और कैसा रिलेशन? ऐसा रिलेशन कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है। तो व्हेन द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। विल मतलब इच्छा, विल मतलब इच्छा, दूसरे पर्सन की इच्छा को वो डोमिनेट कर सकता है। जैसे कई बार बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को बहला फुसला नहीं देते हैं, एकदम मस्त पट्टी पढ़ा देते हैं, दिमाग उसका फिट जाता है, ठीक है।
तो देखो, जब कोई एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन में होता है कि वो दूसरे पार्टी का दिमाग घुमा सके, उसको पट्टी पढ़ा सके, उसके विल को चेंज कर सके, उसकी इच्छा को चेंज कर सके, माइंड वॉश, और वो अपने पोजीशन का मिसयूज करता है क्या लेने के लिए, अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, तो उसको बोला जाता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, इमोशनल अत्याचार कर रहा है। और जब भी सामने वाली पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है तो ये माना जाता है उसका खुद का कंसेंट नहीं है, उसका फ्री कंसेंट नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी। अब देखो, इसके टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहला, डोमिनेंट पोजीशन होना जरूरी है। दूसरा, उस डोमिनेंट पोजीशन का वो यूज कर रहा है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, अनफेयर एडवांटेज। अब डोमिनेंट पोजीशन बेसिकली किस तरह का होता है, जैसे कुछ तो एकदम क्लियरली दिखता है कि हाँ ये सुपीरियर है, ये उसका सबऑर्डिनेट है, तो इसको तो उसकी बात माननी पड़ेगी। जैसे मास्टर सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट, वो प्रियंका चोपड़ा की मूवी देखी हो, अभी अभी आई थी, टाइगर वाली, व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर समथिंग, जिसमें वो था राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा और एक और कुछ था। किसी ने देखी है वाली मूवी द व्हाइट टाइगर? किसी ने नहीं देखी? मूवी वूवी नहीं देखते आप लोग? किसी ने नहीं देखी, ठीक है, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, छोड़ो। तो बेसिकली मास्टर सर्वेंट मतलब एक मास्टर यानी मालिक, सर्वेंट यानी नौकर। मालिक एक डोमिनेंट पोजीशन में होता है, वो नौकर को जो बोलता है वो करता है। तो मालिक क्या कर सकता है, नौकर का ब्रेन वॉश कर सकता है, माइंड वॉश कर सकता है, उसको बहला फुसला के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सकता है। तो यहाँ डोमिनेंट पोजीशन है, जी हाँ, मास्टर सुपीरियर पोजीशन में, सर्वेंट इंफीरियर पोजीशन में, तो यहाँ डोमिनेंट पोजीशन है। नेक्स्ट, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट और बच्चे, माँ बाप और बच्चे। माँ बाप तो बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं ही, ठीक है, अपने मम्मी पापा को जाके बोलना मत, मेरे पास आ जाएंगे डांटने के लिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट इज गार्जियन और वार्ड। इसका वही मतलब है कि आपके जो लीगल गार्जियन है, लीगल गार्जियन कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा चाचा, एनी एल्डर ब्रदर, तो लीगल गार्जियन और उसका वार्ड। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स ऑफिसर और एसएससी। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों ने टैक्स नहीं पढ़ी है, बट बेसिकली एसएससी मतलब जो टैक्स का पेमेंट करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो इनकम टैक्स मैनेज वगैरह करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर डोमिनेंट पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट इज डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, वो चाहे तो बहला फुसला सकता है अपने पेशेंट को। नेक्स्ट इज कुछ फिड्यूशरी रिलेशन भी ऐसे होते हैं। फिड्यूशरी यानी भरोसे का रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशरी? फिड्यूशरी मतलब भरोसे का रिलेशनशिप। कुछ भरोसे के रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं जहां पर बहलाया फुसलाया जा सकता है, जैसे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी मतलब जब किसी प्रॉपर्टी को आप किसी ट्रस्टी को सौंप देते हो, ट्रस्टी बेसिकली उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट देखता है, लेकिन वो बेनिफिशियरी नहीं होता है किसी और के बेनिफिशियरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पापा थे, उनको लगा कि मेरे जाने वालों, मेरी एज हो गई, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को अपनी प्रॉपर्टी सौंप दी। बोला कि मेरे बेटा अभी 18 साल से छोटा है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो उसको वो प्रॉपर्टी सौंप देना, तब तक के लिए मेरे बेटे के बेनिफिट के लिए आप इस प्रॉपर्टी को संभाल लो। तो उसका छोटा भाई कौन हो जाएगा? वो ट्रस्टी। वो उसके बेटे के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को संभाल रहा है। मतलब यहाँ दोनों फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, कौन? ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। यहाँ भी डोमिनेंट रिलेशन होता है, डोमिनेंट वो होता है, क्या होता है? डोमिनेंट पोजीशन होता है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड हिज डिसिपल्स। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बाबा चेला का। कोई जानता है निर्मल बाबा को? एनीबडी नोज निर्मल बाबा? निर्मल बाबा क्या करते थे? अपने डिसिपल्स को यानी अपने चेले चपाटिलों को बोलते थे, जो भी उनसे ज्ञान लेने आते थे ना, तुम जाओ अपना टूथपेस्ट चेंज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जाओ पानी पूरी खा लेना जाते समय, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जाओ हरी चटनी खा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल एडवाइजर यानी कि जो बाबा लोग होते हैं ना, पंडित बाबा लोग, और डिसिपल्स मतलब उनके चेले चपाटी, उनके भक्त, डिसिपल्स मतलब उनके भक्त। तो जो बाबा लोग होते हैं ना, वो लोग डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं, वो लोग कई बार बहला फुसला के अपने चेले चपाटी लोग से काम करवा लेते हैं। जैसे बाबा ने बोला, बाबा ने बोल दिया, तुम ना मुझे मस्त एक सोने की कार गिफ्ट कर दो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यहाँ बाबा क्या कर रहे हैं? उनको बहला फुसला के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हैं।
तो यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया उसने, क्यों? क्योंकि बाबा का डोमिनेंट पोजीशन था और उसने उसका गलत फायदा उठाया, अनड्यू अनफेयर एडवांटेज उठाया, यानी गलत फायदा उठाया, और गलत फायदा उठा के उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर वो बेचारी पार्टी सोने की कार गिफ्ट कर भी देती है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, और वो चाहे तो अपनी सोने की कार वापस ले सकती है। ठीक है, तो ये होता है बाबा चेले चपाटी वाला, बाबा और उनके भक्त। यहाँ पर भी क्या होता है, डोमिनेंट पोजीशन होता है और वो लोग गलत फायदा उठाते हैं, अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं, आपको अनफेयर एडवांटेज उठा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं। लेकिन आप लोग होशियार बच्चे हैं, आप लोग उल्लू नहीं बनेंगे, आप लोग होशियार बच्चे हैं। ऐसे बाबा को बोलना इधर है, इधर आ, मारना नहीं, लेकिन बोलना हमने ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, और आप ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, ये हमारे ऊपर नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट ना वैलिड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ हमारी, क्योंकि हम बेचारी पार्टी हैं। समझ में आया सबको? आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट इज सॉलिसिटर और क्लाइंट। सॉलिसिटर मतलब लॉयर्स लोग जो होते हैं और उनके क्लाइंट्स, तो यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन होता है। तो इस तरह के सिचुएशंस में ये माना जाता है कि दोनों के बीच में क्या है, एक जन डोमिनेंट है और वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, यानी दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, उसकी इच्छा बदल सकता है, और उसका अनफेयर एडवांटेज उठा करके अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस मौजूद होता है तो वहां फ्री कंसेंट नहीं होता है। अब एक छोटी सी बात है, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी आप लोगों का, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है? एक छोटी सी बात है, यहां लिखा हुआ है लॉ प्रिज्यूम्स अनड्यू इन्फ्लुएंस इन ट्रांजेक्शन विद पर्दा नशीन वुमेन। पर्दा नशीन, ये पर्दा नशीन कौन है? गाना सुने अपना, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, कौन है पर्दे के पीछे? बोलो। मैं मुस्लिम। पर्दे के पीछे कौन है? पर्दा हसीन। वेरी गुड रिकी, तुम ही हो मेरे असली बच्चे। गाना कंप्लीट करना चाहिए ना। पर्दे के पीछे पर्दा नशीन है। पर्दा नशीन कौन होती है? जो पर्दे के पीछे होती है। मतलब अब मजाक मस्ती दूर, पर्दा नशीन मतलब नॉर्मली जैसे पुराने जमाने में जो लेडीज होती है ना, लेडीज होती थी ना, जो जो जिनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता था, जो ऐसे घूंघट लेके रखती थी, जो जैसा पति बोले, जैसा फैमिली वाले बोले वैसा हम कर लेंगे, उसको उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता था, उनको बाहर जाने का अधिकार नहीं होता था, तो ऐसी वुमेन को बोलते हैं पर्दा नशीन वुमेन। आजकल ऐसा होता नहीं है, पहले के जमाने में होता था। तो अगर कोई ऐसी पर्दा नशीन वुमेन है, उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लॉ बोलता है, नॉर्मली हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि इसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, इसको बहला फुसला करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है, इसको बहला फुसला करके। क्योंकि पर्दा नशीन वुमेन जो पुराने जमाने की घूंघट में रहती थी, जिनको कुछ खुद से डिसीजन लेने का, खुद से कुछ करने का अधिकार नहीं होता था, उनको बोलते थे तुमको जैसा बोला जाए तुम वैसा करोगी। तो पर्दा नशीन वुमेन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लॉ ये मान के चलती है कि इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ इमोशनल अत्याचार हुआ है, और वहां लॉ ये मानती है कि इमोशनल अत्याचार हुआ होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, इसीलिए इस पर्दा नशीन वुमेन का फ्री कॉन्सेंट नहीं है, तो इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वैलिड नहीं है अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। ठीक है, तो अब लास्ट बात है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा? मैम कॉन्सिक्वेंस ये हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्री कॉन्सेंट मौजूद नहीं है, और कभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है मतलब फ्री कॉन्सेंट नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी। बेचारी पार्टी यानी जिस पार्टी के साथ इमोशनल अत्याचार हुआ है, बेचारी पार्टी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। एग्जाम में अग्रीव्ड पार्टी आपके ऑप्शन में आएगा ना, बेचारी में समझने के लिए बताती हूँ, बेचारी पार्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अग्रीव्ड पार्टी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। आज की क्लास थोड़ी स्लो चली क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कल हम थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे और कल की क्लास में हम फ्री कॉन्सेंट कंप्लीट करेंगे। फ्री कॉन्सेंट करने के बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ पार्ट 2 बचेगा। पार्ट 2 यानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने जितना टाइम सोचा था आप लोगों का, उससे पहले ही आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो एकदम
इत्तू सा है, चिंदू सा है, दो तो 2-3 दिन में हो जाएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो एकदम छोटा सा टॉपिक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो जल्दी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मैंने जितना टाइम सोचा था उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। विद दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।